हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग इकोसिस्टम व्हाट आर इट्स कंपोनेंट मतलब इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके बारे में देखेंगे। कल हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में देखे थे पिछली वीडियो में। आज देखेंगे इकोसिस्टम क्या है और उसके क्या क्या कंपोनेंट है। इकोसिस्टम जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का रिलेशनशिप होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में उपस्थित हमारे आसपास जो भी चीज़ है, तो उसमें जो लिविंग और नॉन लिविंग है दोनों के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उसी को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो जो इकोसिस्टम है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इनको हम लोग देखेंगे। कहता ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन नेचर। सभी जीव जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग और उसके साथ साथ जो हमारा फिजिकल सराउंडिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है सराउंडिंग्स में, उन दोनों के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किसी इन्वायरमेंट में और जो नॉन लिविंग चीज़ है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और उसके इंटरेक्शन के फलस्वरूप नेचर में एक बैलेंस बना रहता है, तो इसी चीज़ को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। कहता है कि जितना भी जीव आपस में इंटरैक्ट करता है दूसरे से, वो सारे जीव उस नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ, यानी कि किसी भी एरिया में उपस्थित लिविंग और नॉन लिविंग जो है वह आपस में जो इंटरैक्ट करते हैं, तो उन दोनों को मिला करके हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया, किसी भी एरिया में उपस्थित सभी ऑर्गेनिज्म टुगेदर विथ नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट के साथ, यानी कि किसी एरिया में उपस्थित जो लिविंग और नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट है, जो जीव है और जो फिजिकल कंस्टिट्यूएंट है, नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट है इन्वायरमेंट में, उन सारे को मिला करके हम लोग इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं या इकोसिस्टम कहते हैं। Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organism and abiotic component comprising physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals। तो कहता है कि किसी भी इकोसिस्टम में अब दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं। क्या क्या? तो एक ऐसा कंपोनेंट जो लिविंग होता है और एक ऐसा कंपोनेंट जो नॉन लिविंग होता है। तो दो तरह के कंपोनेंट हो सकते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं किसी इकोसिस्टम के कंपोनेंट है। तो लिविंग कंपोनेंट के अंतर्गत इकोसिस्टम में उपस्थित जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके अंतर्गत प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। लिविंग कंपोनेंट को ही हम लोग बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट या लिविंग कंपोनेंट के अंतर्गत हम लोग किसको लेते हैं? तो प्लांट को, एनिमल को और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये तीनों बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आते हैं। जबकि ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, इसके अंतर्गत कई सारा चीज़ आता है, चाहे टेम्परेचर हो, हीट हो, लाइट हो, वाटर हो, सॉइल हो, एयर हो, ये सारा जो है ये ए बायोटिक फैक्टर होता है किसी भी इकोसिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विजिट ए गार्डन, यहाँ कहता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विजिट ए गार्डन, यदि आप लोग किसी गार्डन में जाते हैं
तो क्या होता है, तो वहाँ अलग अलग तरह के प्लांट हमको मिलता है, सच एज ग्रासेस, ट्री, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर। तो ये सब चीज़ें मिलती है। यदि हम लोग किसी गार्डन में जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, अलग अलग तरह के प्लांट मिलते हैं, जैसे कि घास मिलता है, बड़ा सा पेड़ मिलता है, और फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर लगते हैं, जैसे रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर, ये सब चीज़ हम लोगों को मिलता है। एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग, इंसेक्ट एंड बर्ड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को किसी गार्डन में मिलती है। तो ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट बाय एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। कहता है कि ये सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में इंटरेक्ट करता है, ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जो प्लांट और एनिमल है ये आपस में भी एक दूसरे से रिलेटेड है। किसके लिए, तो ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए और दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए। और ये सारा जो लिविंग का एक्टिविटीज़ है ये इफेक्ट होता है उस इकोसिस्टम में उपस्थित एबायोटिक कंपोनेंट के द्वारा। सबसे पहली बात तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो आपस में ही इंटर रिलेटेड है, और उसके बाद वो जीव जो एबायोटिक फैक्टर है उस इकोसिस्टम के, उससे भी इंटर रिलेटेड होते हैं। सो ए गार्डन इज एन इकोसिस्टम, इसीलिए एक गार्डन जो है वो एक इकोसिस्टम है। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, पॉन्ड, लेक, ये सब अलग अलग तरह के इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, ये नेचर के द्वारा बना हुआ इकोसिस्टम है। वाइल गार्डन एंड क्रॉप फील्ड आर ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते हैं। जबकि जो गार्डन है, क्रॉप फील्ड यानी कि खेत, वो ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गए। तो एक तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट हो गए, एक एबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा इकोसिस्टम के दो टाइप हो गए, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो हो गया जो नेचर के द्वारा खुद बनाया जाता है, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया ऐसा इकोसिस्टम जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाता है। इस एक्टिविटी में कहता है कि यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम, आप लोग एक एक्वेरियम देखे होंगे या इसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कहता है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी क्रिएट एन एक्वेरियम। जब हम लोग कोई एक्वेरियम बनाते हैं तो हम अपने दिमाग में क्या क्या चीज़ रखते हैं। द फिश वुड नीड ए फ्री स्पेस फॉर स्विमिंग, तो फिश को क्या चाहिए, एक फ्री स्पेस चाहिए तैरने के लिए, एक बड़ा सा जार, वाटर, ऑक्सीजन और फूड। एक्वेरियम में फिश रखते हैं तो फिश को क्या चाहिए, तो बड़ा सा जगह चाहिए, पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए। वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पंप, हम लोग एक्वेरियम में ऑक्सीजन डालते हैं ऑक्सीजन पंप के द्वारा, जिसको एरिएटर कहते हैं। एंड फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, और फिश का जो भोजन है वो डालते हैं उसमें। If we add a few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. यदि हम लोग उस एक्वेरियम में कुछ प्लांट और एनिमल को भी डाल दें तो क्या होगा, तो वो एक्वेरियम जो है एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम क्या होता है। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें
इकोसिस्टम में होने वाली घटनाएं नेचुरली होते रहता है। जैसे एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है और उसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग खुद ब खुद होती है। जो जीव रहते हैं उसको भोजन मिलता है, वो जीव मरता है, वो जीव डिकम्पोज होता है और फिर से नया बनता है। तो ये सारी चीज़ें एक इकोसिस्टम में खुद से होती रहती है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग खुद से होते रहता है, वाटर खुद से फ्रेश होते रहता है। एज एग्जाम्पल हम लोग पॉन्ड ले लेते हैं। पॉन्ड भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक्वेरियम का बड़ा सा रूप हो गया। तो क्या होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। पॉन्ड में हम लोग पानी को साफ नहीं करते हैं। पॉन्ड में जो मछली है उसको हम लोग बाहर से भोजन नहीं देते हैं। पॉन्ड में जो मछली की गंदगी है उसको हम लोग नहीं साफ करते हैं। तो पॉन्ड जो है एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, जबकि एक्वेरियम जो है वह सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम नहीं हो पाता है। तो वही कहता है कि यदि एक्वेरियम क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके पानी को हमको रेगुलर इंटरवल पर साफ़ करना पड़ता है। फिश की जो गंदगी होती है उसको रेगुलर इंटरवल पर साफ़ करना पड़ता है, या फिर फिश को जो भोजन चाहिए वो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड करते हैं। तो एक्वेरियम में हम हर एक चीज़ बाहर से प्रोवाइड करते हैं, खुद से नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं हो पाता है। तो इसीलिए जो एक्वेरियम है वह सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम या सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम नहीं है, जबकि पॉन्ड एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है। तो कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन, कैसे हो सकता है? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ह्यूमन मेड इकोसिस्टम। एक्वेरियम जो है एक ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेट इट अप? वाई डज इट हैव टू बी क्लीन्ड वंस इन ए व्हाइल? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और लेक इन द सेम मैनर? वाई और वाई नॉट? वही कहता है जो अभी बताए हम कि क्या हम एक्वेरियम को छोड़ सकते हैं इसे सेटअप करके? उसको लगातार क्यों साफ करना पड़ता है? एक्वेरियम को लगातार क्यों साफ करना पड़ता है, जबकि हम लोग पॉन्ड्स या लेक को उस तरह से साफ नहीं करते हैं? क्यों या क्यों नहीं? तो पॉन्ड्स में जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, जो डिकम्पोजिशन का वर्क है, वो खुद से होते रहता है। वो नेचुरल इकोसिस्टम है, वहाँ हर एक चीज़ के लिए जो चीज़ चाहिए वह नेचुरली उपस्थित है। जबकि जो ह्यूमन मेड इकोसिस्टम है उसमें वो सारा चीज़ नहीं उपस्थित है। चाहे डिकम्पोज़र हो या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए जो चीज़ ज़रूरी हो, वो सारा चीज़ एक्वेरियम में उपस्थित नहीं होता है। इसीलिए एक्वेरियम में हम लोग को पानी साफ़ करना पड़ता है, फिश की गंदगी साफ़ करनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें जो है करनी पड़ती है। तो पॉन्ड एक नेचुरल इकोसिस्टम है, एक्वेरियम मैन मेड इकोसिस्टम है। पॉन्ड सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम है, एक्वेरियम सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम नहीं है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस, हम लोग पहले के क्लासेस में देख चुके हैं, that organisms can be grouped as producer, consumer and decomposer according to the manner in which they obtain their substance from the environment। हम लोग पहले ही क्लास में पढ़ चुके हैं कि जीवों को 3 भागों में ग्रुप किया जाता है, बांटा जाता है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के रूप में। प्रोड्यूसर हो गया वैसा जीव जो भोजन प्रोड्यूस करता है, फूड प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूसर के अंतर्गत ग्रीन प्लांट्स आते हैं। कंज्यूमर के अंतर्गत ऐसे प्लांट्स आते हैं जो ऐसे प्लांट कहते हैं, ऐसे जीव आते हैं जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर, चाहे वह प्लांट पर हो या दूसरे एनिमल पर हो, उस पर निर्भर रहता है। जबकि डिकम्पोजर ऐसे जीव को कहते हैं जो जीव प्रोड्यूसर या कंज्यूमर के मरने के बाद उसको डिकम्पोज करता है।
तो यह है कि वह अपना सब्सटेंस जो है इन्वायरमेंट से किस रूप में प्राप्त करता है, इसके आधार पर उसको बांटा जाता है। लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव लर्न थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएटेड बाय अस एबव। तो पहले जो हम लोग देखे, कहता है कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जो हम लोग बनाते हैं, तो वो कहता है कि यदि एक्वेरियम में कुछ प्लांट्स और डिकम्पोजर जो एनिमल्स हैं उसको यदि मिला दे तो हो सकता है कि वो इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनिंग हो जाए। तो वही कहता है कि यदि सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम जो हम लोग ऊपर बनाए हैं, तो वही कहता है कि विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक शुगर एंड स्टार्च फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो उस इकोसिस्टम में कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा, जैसे कि स्टार्च और शुगर बनाएगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से सूरज के रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हुए क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो उसमें जो हम एक्वेटिक प्लांट डाल रहे थे, जो एक्वेरियम में एक्वेटिक प्लांट डाल रहे थे, तो वही एक्वेटिक प्लांट जो है उस इकोसिस्टम में सूरज के रेडिएंट एनर्जी को यूज करते हुए क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे शुगर और स्टार्च का निर्माण करेगा। तो ये कहता है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस कम अंडर दिस कैटेगरी एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। सभी ग्रीन प्लांट और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आता है। ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, ऐसा जीव जो प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर देयर सब्सटेंस, अपने भोजन के लिए। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का क्या मतलब हो गया? हर्बीवोर्स ऐसे जीव जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, वह डायरेक्टली प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट पर डिपेंड करता है अपने भोजन के लिए, जबकि शेर, बाघ, चीता जो कार्निवोरस होते हैं, ऐसे जीव इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। कैसे? तो वह हर्बीवोर्स को खाता है और हर्बीवोर्स प्लांट को खाता है, तो कार्निवोर्स इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। दीज ऑर्गेनिज्म which consume the food produced either directly from producer or indirectly by feeding on other consumers are the consumers। ये कहता है जीव जो भोजन कंज्यूम करता है प्लांट के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, वह डायरेक्टली प्रोड्यूसर को खा करके या इनडायरेक्टली ऐसे जीवों को, ऐसे कंज्यूमर्स को खा करके जो प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, तो उसको कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि कंज्यूमर हो गया ऐसा जीव जो या तो प्लांट को खाता है या प्लांट को खाने वाले दूसरे जीवों को खाता है। कंज्यूमर्स कैन बी क्लास्ड वेरियसली एज हर्बीवोर्स जो डायरेक्टली प्लांट को खाता है, कार्निवोर्स जो दूसरे जीव को, जो फ्लैश जो केवल दूसरे जीवों को खाता है, ओमनीवोर्स जो प्लांट और एनिमल दोनों को खाता है, और पैरासाइट, पैरासाइट हो गया ऐसा जीव जो डिकम्पोज करता है। उसको भी कंज्यूमर में इसीलिए रखा है कि वह दूसरे जीवों को ही खाता है, तो इसीलिए उसको कंज्यूमर कहते हैं। कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर? हर्बीवोर्स गाय भैंस हो गया हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स हो गया शेर, बाघ, चीता, ओमनीवोर्स हो गया ह्यूमन, बिल्ली, कुत्ता, पैरासाइट जो माइक्रोब्स है वो हो गया। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम एंड सम फिश एंड प्लांट हैव डाइड। कहता है कि उस कंडीशन के बारे में सोचिए कि यदि हम लोग एक्वेरियम को साफ नहीं करेंगे और कुछ फिश और प्लांट जो है वह मर जाएगा, तो क्या होगा? हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब कोई जीव मरता है तो क्या होता है? वो सड़ जाता है, डिकम्पोज कर जाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंप्राइजिंग बैक्टीरिया एंड फंजा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया और फंजा आता है, उस डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करता है, उसको तोड़ देता है डेड रिमेन्स को, एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म।
तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है उस डेड रिमेन्स को और उसके वेस्ट मटेरियल को तोड़ देता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डीकम्पोजर्स, तो उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीकम्पोजर कहते हैं, क्योंकि एज दे ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट गो इनटू सॉइल एंड आर यूज्ड अप वंस मोर बाय द प्लांट। कहता है कि डीकम्पोजर जो है वह कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़ करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदल देता है, और फिर वह सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल में जाता है और फिर उसको प्लांट के द्वारा पुनः यूज किया जाता है। तो यही है बायोजियोकेमिकल साइकिल कि लिविंग सॉइल में गया, सॉइल से प्लांट में आया, प्लांट से फिर लिविंग दूसरे जीव में जाएगा, वहाँ मरेगा, फिर सॉइल में जाएगा। तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो प्रोड्यूसर है वह डीकम्पोजर है, वह काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। व्हाट विल हैपन टू द गार्बेज, गार्बेज के साथ क्या होता है, एंड द डेड एनिमल्स एंड प्लांट इन देयर एब्सेंस। कहता है कि यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता तो क्या होता, गार्बेज के साथ डेड एनिमल और प्लांट जो है इसके साथ क्या होता, वह कभी डिकम्पोज ही नहीं करता, पृथ्वी पर लाशों का ढेर लग जाता, कोई चीज़ सड़ता ही नहीं, कोई चीज़ डिकम्पोज ही नहीं करता, तो कोई भी न्यूट्रिएंट पुनः सॉइल में नहीं जा पाता, तो फिर नया प्लांट भी नहीं हो पाता, और फिर धरती रहती ही नहीं, इस पर जीवन होता ही नहीं। तो इसलिए डीकम्पोजर का बहुत बड़ा रोल है पृथ्वी पर जीवन चक्र को चलने के लिए। विल द नेचुरल रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल टेक्स प्लेस इवन इफ डीकम्पोजर आर नॉट देयर। कहता है कि क्या नेचुरली जो सॉइल में रिप्लेसमेंट होता है न्यूट्रिएंट का, वो हो पाता, यदि डीकम्पोजर नहीं होता तो नहीं हो पाता। इसके बाद है एक्टिविटी कि while creating an aquarium did you take care not to put an aquatic animal which would eat others। कहता है कि एक्वेरियम बनाते वक्त हमको ये सावधानी रखनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा एक्वेटिक एनिमल उसमें नहीं डालेंगे जो दूसरे को खा लेता। What would have happened otherwise, तो इसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा जीव हम डाल देंगे तो क्या होगा। तो कैसा जीव, ऐसा एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो दूसरे जीवों को खा लेता है, यदि ऐसा जीव हम उसमें डाल देंगे तो क्या होगा, तो वह दूसरे को खा लेगा, तो फिर जो इकोसिस्टम है उसमें वो गड़बड़ा जाएगा, काम वो इकोसिस्टम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। मेक ग्रुप्स एंड डिस्कस हाउ ईच अदर ऑफ द एबव ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। कहता है ग्रुप बना करके डिस्कस कीजिए कि जो ऊपर में जो ग्रुप है, जो दूसरे को खाने वाले जीवों का ग्रुप है, वह कैसे दूसरे पर डिपेंड है, क्योंकि वह दूसरे को ही भोजन करता है तो वह जिंदा रहेगा, तो वह खाने वाला जीव जिंदा रहेगा, अदरवाइज वह मर जाएगा। राइट द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ हु इट्स होम एंड फॉर्म ए चेन एटलीस्ट 3 स्टेप। कौन किसको खाता है इसके लिए 3 स्टेप में लिखना है। तो स्टेप 1 में क्या हो जाएगा, जूप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन। 1 नंबर में फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन होता है ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स, यूनिसेलुलर प्लांट्स, एल्गी, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होता है प्लांट एक्वेटिक सिस्टम में, वो फाइटोप्लैंक्टन 1 नंबर में हो जाएगा। 2 नंबर में हो जाएगा जूप्लैंक्टन। उस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले छोटे छोटे जीव जो होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स, वो आ जाएंगे। और 3 नंबर में आएंगे ऐसे जीव जो उस जूप्लैंक्टन को खाते हैं, जैसे कि फिश, या हम यदि तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिश, ये तीनों इसमें आएंगे। Would you consider any one group of organisms to be of primary importance? Why or why not? क्या आप इसमें किसी ऐसे ग्रुप को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? तो जो
फाइटोप्लैंक्टन्स है वो सबसे प्राइमरी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वह भोजन प्रोड्यूस करता है जिसको दूसरा जीव यूज करता है। थैंक यू।